नमस्कार। शोमरतुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी कल जो है कुछ राज्यों के विधानसभाओं के उपचुनावों के रिजल्ट आए। हालांकि जो ये रिजल्ट होते हैं उपचुनावों के कोई बहुत बड़े मायने नहीं रखते हैं, लेकिन क्योंकि 2024 के जो आम चुनाव होने हैं उसके लिए अभी से ही बड़ी गहमागहमी चल रही है, बड़ी हलचल मची हुई है। पूरे राष्ट्रीय परिदृश्य में बीजेपी को हराने के लिए सब जो है कमर बांधे तैयार हैं। जगह जगह से ये बातें उठ रही कि सब मिलकर के लड़ेंगे और बीजेपी को हराएंगे। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो थोड़ा सा कुछ संकेत मिलते हैं इन रिजल्ट से। दूसरी बात क्या है कि ये जो चुनाव है ये अगर पूर्व साइड में उड़ीसा है तो पश्चिम में हरियाणा है, अगर साउथ में कर्नाटक है, सेंटर में बिहार है। और वैसे तो एक राज्य में और हुए चुनाव, लेकिन वो वोटिंग उसको ज़्यादा उसको महत्व न दिया जाए, वो है महाराष्ट्र की अंधेरी ईस्ट सीट। तो वहाँ तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि ये सीट जो है उद्धव ठाकरे ने ही जीती है टेक्निकली, मतलब कोई वोट से नहीं जीती है लेकिन टेक्निकली जीती है। इस बारे में बात करेंगे, बाद में बात करेंगे। तो मैं ये जो कह रहा हूँ कि ये एक दिशा का संकेत जरूर देता है, क्योंकि एक तो विभिन्नता है, उड़ीसा में है, बिहार में है, हरियाणा में है, जहाँ के हरियाणा के बेटे अपने अरविंद केजरीवाल जी जो आम आदमी पार्टी के प्रमुख हैं, उनका भी राज्य है ये। दक्षिण में तेलंगाना, दक्षिण का जो बीजेपी के लिए इससे महत्वपूर्ण है कि दक्षिण में इसकी एंट्री जो रोकी है, कर्नाटक तो हो रखी है, लेकिन बाकी जो 3 राज्य हैं आंध्रा और ये तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल, तो आंध्रा और तेलंगाना को ऑलमोस्ट एक ही समझ लीजिए, दोनों की एक ही वो है परिस्थितियाँ, वोटर्स, ये सब चीज़ें हैं। साउथ में दोनों आते हैं। तो ये अगर साउथ में अगर डीप अगर कहीं जाने का बीजेपी के लिए रास्ता है तो तेलंगाना है, और जहाँ संभावनाएं बनी है 2019 में भी पूरे साउथ में कर्नाटक को छोड़ करके बाकी राज्यों में अकेले तेलंगाना एक राज्य था जहां की बीजेपी ने अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज की। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं बिहार की। बिहार बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ, मतलब जो पूरे देश में जो परिदृश्य चल रहा है एंटी बीजेपी, उसका प्रतिनिधित्व आज की डेट में इन जो चुनाव जो हुए हैं उसमें बिहार करता है। इसमें एक तरफ बीजेपी है, यानी एनडीए भी नहीं, बीजेपी है, और दूसरी तरफ पूरा विपक्ष है, कांग्रेस, जेडीयू, ये आरजेडी, और जो भी इनके साथ के हम जो है, ये मांझी का दल, और इस ढंग से सारी जो है ये सब एक तरफा थे और बीजेपी एक तरफा थी। एआईएमआई ने भी इसमें लड़ा और कुछ वोटें उन्होंने भी ली है, लेकिन ये असली उस चीज को, उस परिदृश्य को दिखाता है जो कि आगे होने वाला है। अब क्या है कि बिहार में दो सीटें थी, एक थी मोकामा और दूसरी थी गोपालगंज। मोकामा, दोनों सीटें मोकामा अगर आरजेडी के पास थी तो गोपालगंज इनके पास थी, बीजेपी के पास थी। लेकिन फर्क एक है कि जो मोकामा थी ये अनंत सिंह जैसे बाहुबली की सीट थी, जिनको डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो उनकी पत्नी यहां से चुनाव लड़ी। अब आप देखिए कि आरजेडी की स्थिति पहले से बेहतर हो गई है गणित के हिसाब से, कि अब इसमें जेडीयू का वोट भी जुड़ गया है। तो क्या हुआ कि जब पिछली बार के मुकाबले इनकी जीत आधा रह गई। आरजेडी की जीत जो है जेडीयू के बावजूद आधा रह गई, और गोपालगंज को वो नहीं जीत पाए बावजूद नीतीश के समर्थन के। जब जेडीयू मिल गई, कांग्रेस का भी कोई कैंडिडेट नहीं था,
तो ये स्थिति है। तो इस उसमें क्या है कि आरजेडी जो है उसने अपने वोट बैंक बरकरार रखा होगा, बरकरार नहीं रखा, 17,000 जो है उसके कम हो गए। और जेडीयू का एक वोट नहीं जुड़ा, जेडीयू का वोट न यहां जुड़ा मोकामा में न गोपालगंज में। तो जो नीतीश केंद्र की राजनीति में जाना चाह रहे थे, जो अपने को प्रोजेक्ट कर रहे थे, जिसको ये तेजस्वी लालू यादव इनको केंद्र में धकेल रहे थे कि नहीं नहीं अब आप वहां जाओ, यहाँ लालू जी कह रहे कि हमारा बेटा देख लेगा, अब आप छोटे मोटे नेता नहीं रह गए, अब आप केंद्र के लायक हो गए। तो इसमें सबसे बुरी हालत अगर कहीं किसी की हुई है तो नीतीश कुमार की हुई है। बहुत बुरी हालत हुई है, उनकी वजह से वोट बढ़ा नहीं है, और जो वोट उनको मिलता था बीजेपी का वो बीजेपी में चले गया। तो इनका स्वप्न जो है धूल धूसित हो गया, ये कहीं के नहीं रहे। वो नीतीश जी जो है अब वैसे भी वो समझ ही रहे थे कि मेरी पार्टी खत्म होने पर है, और 2024 के आने से पहले पहले ये जेडीयू का जो है समापन हो जाएगा। हो सकता है कुछ आरजेडी में चला जाए, या जेडीयू ऑफिशियली आरजेडी में विलय कर दे, और जो आरजेडी में नहीं जाना चाहेंगे स्वाभाविक रूप से वो बीजेपी में आएंगे। तो इसका एक ही संकेत ये है कि बिहार में बीजेपी अपने दम पर ज्यादा मजबूत है बजाय नीतीश के साथ। अब इनको क्या करना पड़ता था अब तक, सीट की जब शेयरिंग होती थी तो इनको बराबर का दर्जा या ज़्यादा का दर्जा भी देना पड़ता नीतीश को। अब नीतीश को यहाँ से तो सफाया हो गया, अब इनकी जो हैसियत है उस हिसाब से आरजेडी से भी इनको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो इस उपचुनाव का पहला जो वज्रपात हुआ वो नीतीश पे हुआ। अब मैं दूसरे राज्य पे आ रहा हूँ, तेलंगाना। तेलंगाना की जो सीट जिसमें चुनाव हुआ, जो कांग्रेस का वहाँ से एमएलए था, वो कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में चले गया, और इस सीट को छीनने के लिए जो टीआरएस के जो नेता हैं चंद्रशेखर राव, पूरा जोर उन्होंने लगाया, गुंडागिर्दी भी पूरी हुई है, और इस सब के बावजूद बड़े कम मार्जिन से वो जीते। पूरे प्रशासन, पूरी मशीनरी, पूरा प्रशासन सब लगा रहा, और ये जो मार्जिन जो है कोई ऐसा नहीं था, क्योंकि पहले शुरुआती राउंड में तो बराबर टक्कर चल रही थी, कई बार बीजेपी आगे जा रही थी, कई बार ये नज़दीक आ रहे थे। अंत में भले ही 7-8 हज़ार से जो है वो चंद्रशेखर राव की पार्टी जीत गई, लेकिन ये निश्चित हो गया कि वहाँ पर केवल दो ही पार्टी है, चंद्रशेखर राव की पार्टी और बीजेपी। आप ताजुब करेंगे कि ये जो सीट थी जिसपे चुनाव हुआ, ये कांग्रेस की सीट थी, और इसमें कांग्रेस की ही जमानत जब्त हो गई। जो कांग्रेस का जो ऑफिशियल कैंडिडेट था उसकी जमानत जब्त हो गई। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये उस समय चुनाव हुए, उस समय रिजल्ट आए जब राहुल गांधी तेलंगाना में ही उनकी यात्रा चल रही है। जिस पद यात्रा को लेकर के बड़े बड़े स्वप्न कांग्रेस देख रही है, उसकी यह हालत है कि इन सब 6-7 सीटों में कांग्रेस का कोई नाम ही नहीं है। और ये वाली सीट जो ये थी तेलंगाना वाली, उसमें जमानत जब्त हो गई। 2000 जो पिछली बार ये जीते थे, और आज उनकी जमानत जब्त हो गई। तो कांग्रेस के लिए बड़ी दयनीय स्थिति है। वो यात्रा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई परिणाम, कोई फल मिलने वाला नहीं है, और न मिल रहा है। ऐसे ही क्या उड़ीसा में बीजेपी अपनी सीट जो है निकाल ली है, और इनके जो कांग्रेस का जो वोट बैंक जो है 2-4% पे आ गया। किसी जमाने में शुरुआत में कांग्रेस का इसमें वो था, दखल था, बड़ी मजबूत पार्टी थी, विपक्ष थी, लेकिन बीजेपी के आने के बाद कांग्रेस खत्म होते थे, अब 4% पे रह गई। पिछले चुनाव से जो है आधा रह गई है। तो कांग्रेस का कहीं कोई नाम लेवा नहीं दिखाई दे रहा है। अब आगे आदमपुर में कुलदीप बिश्नोई के बेटे कुलदीप बिश्नोई ने अपनी सीट, जो कांग्रेस से थे तो अपनी
इस्तीफा दिया तो उनके बेटे ने चुनाव लड़ा और बड़े जबरदस्त मार्जिन से लड़ा। कांग्रेस का यहाँ भी जो है काफ़ी वोटर से कांग्रेस हारी। हालांकि वहाँ पर, और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि ये हरियाणा जो है, आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, जो प्रमुख हैं, जो मुखिया हैं, केजरीवाल, ये उनका गृह प्रदेश है। और जैसे आप जानते हैं कि हवा बनाने बड़े माहिर हैं, तो उसमें भी इन्होंने एक फोटो डाली थी इस उपचुनाव से पहले पोलिंग के दिन की। ये देखिए आम आदमी पार्टी के जो टेबल लगी है उसमें कितनी भीड़ खड़ी है और बीजेपी की टेबल खाली है। तो जैसे ये नाटकबाजी करते वैसे यहाँ भी इन्होंने नाटकबाजी करी और इनका जो है जमानत जब्त हुई। जमानत तो इनकी वहाँ भी जब्त हुई, ये उड़ीसा में। कोई इनका शेख वेख था, पता ही नहीं चल रहा कि ये है क्या है, कोई अता पता कुछ नहीं। अब चुनाव हुए यूपी में। यूपी में जो है योगी जी का अपना प्रभाव मजबूत है। जो जीते आ रहे हैं 17 से, फिर 22 में, फिर अब ये उपचुनाव, तो उनकी पकड़ मजबूत है। और उसके पीछे एक ही कारण है, उनका सुशासन है। वहाँ की जनता भी समझ गई कि हाँ, योगी के रहते जो है हमारे उसमें शांति है। जैसे गुजरात में 27 साल से अगर बीजेपी चल रही है, तो वहाँ के मुस्लिम समुदाय भी इस बात को समझता है कि जब से बीजेपी आई है तब से वहाँ दंगे होने बंद हो गए। तो सोशल सिक्योरिटी गुजरात में भी है और अब यूपी में भी है। तो योगी जी की पकड़ जो है यूपी में पूरी तरह मजबूत है। और यूपी बहुत बड़ा राज्य है, 80 सीटें हैं। अब मैं आता हूँ लास्ट में, ये महाराष्ट्र में अंधेरी ईस्ट की सीट। भले ही मतलब उसके बाद दूसरे नंबर पर जो इनकी कैंडिडेट थी, जो इनके एमएलए थे, उनकी मृत्यु के बाद उनके ऋतुजा जो है, उनकी पत्नी ने उद्धव वाली शिवसेना से चुनाव लड़ा। लेकिन उससे पहले क्या था कि बीजेपी पर प्रेशर डाला जा रहा था जगह जगह से कि आप इस सीट से विड्रॉ कर दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा है। पता नहीं परंपरा है या नहीं है, लेकिन यह है कि वो लड़ना नहीं चाहते थे। तो शरद पवार ने भी कहा, राज ठाकरे ने भी कहा, सब ने जो है बीजेपी से कहा कि आप अपना कैंडिडेट हटा दीजिए, और उन्होंने अपना कैंडिडेट हटा दिया। तो स्वाभाविक है कि ऋतुजा के बाद जो है नोटा को वोट मिले, 12,000 समथिंग वोट जो है नोटा को मिले। अब जैसे कि उद्धव की आदत है बड़बड़ापन, हम जीत गए। अरे भाई, तुम जीते कहाँ, तुमने तो हाथ जोड़ रहे थे। अपने आका, जो तुम्हारे आका आजकल शरद पवार है, उनके सामने गिड़गिड़ाया कि यहाँ से सीट हटा दो। पहला उपचुनाव है, पहला चुनाव उनको देखना पड़ेगा। अगर वही हार गए तो उनका स्थिति खराब हो जाएगी। तो इस ढंग से जो है हटाया। अब वो शेर बनने वो बनते रहे, क्योंकि पूरी महाराष्ट्र की जनता जानती है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी समापन की ओर है, वो कुछ भी कर ले। तो सिर्फ मेरा इतना ये कहना है कि कुछ संकेत ये जो है जनता के बीच जा रहे हैं, क्योंकि जहां भी ये लड़ाई हुई, आमने सामने हुई, सब हर जगह बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी वर्सेस अदर। बिहार हो, उड़ीसा हो, तेलंगाना हो, हरियाणा हो, तो सब जगह अपोजिशन में सिर्फ बीजेपी थी। तो यही ट्रेंड मुझे सामने भी नजर आता है। और अभी तो सबसे अब इंतजार जो है गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव का है, उससे और चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आप लोग देखिएगा क्या क्या राजनीति होती है। और एक बात मैं भविष्यवाणी निश्चित कर रहा हूं कि आम आदमी पार्टी का पूरी तरह पतन हो रहा है और कांग्रेस बिल्कुल उसी पतन की राह में जा रही है। अब जो भी लड़ाइयां होंगी बीजेपी बनाम क्षेत्रीय दल होगी। धन्यवाद। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब जरूर करें।